महाराज, आपकी योजना के अनुसार राजा धीरेन्द्र प्रताप ने अपनी बेटी राजकुमारी सुषमा को वनवास पर भेज दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ। आज हमारी बेटी को पूरे 10 महीने हो गए वन में गए हुए। न जाने वो वहाँ किस हाल में होगी। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी उसकी चिंता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसी में उसकी और हमारे राज्य की भलाई है। 2 महीने और सब्र कर लो, फिर हमारी बेटी का वनवास पूरा हो जाएगा और वह पुनः हमारे साथ होगी। आज अचानक हमारे दरबार में कैसे आना हुआ राजा रमन, वो भी इतने दिनों के बाद? मैं आपसे एक राज की बात बताने आया हूं राजा आदित्य। कैसा राज? इस बात की खबर तो आपको होगी ही कि राजकुमारी सुषमा लंबे समय से लापता है। हाँ, मुझे इस बात की जानकारी स्वयं राजा धीरेन्द्र प्रताप ने दी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि 1 वर्ष पूरे होते ही वो वापस आ जाएगी। वो लापता हुई नहीं बल्कि की गई है। या आप क्या कह रहे हैं? भला कौन ऐसा करेगा? ऐसा खुद राजा धीरेन्द्र प्रताप ने किया है, क्योंकि वो आपके बेटे से अपनी बेटी का विवाह कराना ही नहीं चाहते। आप मुझे राजा धीरेन्द्र प्रताप के खिलाफ भड़काने की कोशिश ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अगर उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष बाद उनकी बेटी वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब वो वापस आ जाएगी। अब आप यहां से जा सकते हैं। अगर वो वापस नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे? अगर ऐसा होता है तो उसे मैं अपना और अपने राज्य का अपमान समझूंगा, और फिर मेरे क्रोध से राजा धीरेन्द्र प्रताप और उनके राज्य को कोई नहीं बचा सकता। ओहो, आज तुम अपने साथ जंगल से इस बिल्ली को ले आए। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। जब भी जंगल जाते हो, किसी ना किसी जानवर को अपना दोस्त बना ही लेते हो। बस बस, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम भी यहाँ शेरू के साथ रह सकते हो। और लगता है आज फिर कोई इस जंगल में लकड़ी काटने आया है। चलो शेरू, चलकर देखते हैं कि वे कौन है। अच्छा, तो वह आप हो जो पेड़ काट रहे हो दादू। मैं समझी न जाने कौन इस जंगल में पेड़ काटने आ गया। मेरे अलावा और कौन यहाँ पेड़ काटने आएगा सुषमा बेटी? लेकिन दादू, आप गलत पेड़ काट रहे हो। आपको हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। क्या करूं बेटी, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन आसपास सूखा पेड़ नहीं मिला, और जलाऊ लकड़ियां ले जाना भी जरूरी है। अगर आप जंगल के हरे भरे पेड़ काटते रहोगे तो एक दिन जंगल के सभी पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। फिर अब क्या करोगे? बातें तो ऐसी समझदारी की करती है जैसे तू कहीं की राजकुमारी है। राजकुमारी तो मैं हूँ दादू। क्या तू सच में राजकुमारी है? और नहीं तो क्या, मैं इस जंगल की राजकुमारी हूँ। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझा था। आप क्या समझे थे दादू? मैंने समझा था जैसे तू सच में ही एक राजकुमारी है। मैं और राजकुमारी? मैं अगर राजकुमारी होती तो वन में थोड़ी ना रह रही होती। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, लेकिन 10 महीने हो गए तुझे यहाँ रहते हुए। आज तक तूने नहीं बताया कि तू कहाँ से आई है। समय आने पर आप सब जान जाओगे दादू। तू और तेरी बातें
तुझसे जीत पाना तो नामुमकिन है। मैं जानता हूँ तू यहाँ आ गई है तो मुझे ये पेड़ नहीं काटने देगी। तो अब तू ही बता कहाँ सूखा पेड़ ढूंढूं? सूखे पेड़ ढूंढने में आपकी मदद शेरू करेगा दादू। अब मैं भी बाजार जाकर जरूरी सामान ले आऊं। आज पूरे 10 महीने हो गए राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते, लेकिन हमारे सभी गुप्तचर उसे ढूंढने में नाकाम रहे। अब सिर्फ 2 महीने और बचे हैं उसका वनवास पूरा होने में। अगर वो नहीं मिली तो मेरी योजना पूरी तरह नाकाम हो जाएगी और फिर राजा आदित्य धीरेन्द्र प्रताप के राज्य पर नहीं, मुझ पर और मेरे राज्य पर आक्रमण करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। शीघ्र से कुछ सोचो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। काका, मुझे ये गोभी देना, वे पलक देना और ये आलू भी देना, और हाँ, साथ में धनिया देना मत भूलना। कितने रुपए हुए काका? मुझे पता है तू मुझसे क्या क्या मांगेगी। भला मैं तुझसे इनके दाम कैसे ले सकता हूँ बेटी? जब से तू यहाँ आई है इस गांव वालों की तो किस्मत ही बदल गई है। तू पैसे देगी भी तो तुझसे यहाँ कोई भी पैसे नहीं लेने वाला सुषमा बेटी। ये ले, मैंने तेरे मनपसंद सभी फल इस थैली में रख दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शीला मौसी और धीरज भैया। क्या बात है, इस लड़की से कोई भी दुकानदार पैसे नहीं ले रहा है। क्या ये इस राज्य की राजकुमारी है या फिर ये यहाँ की मुखिया की बेटी है? अरे ये लड़की हमारे लिए राजकुमारी और मुखिया की बेटी से कहीं बढ़कर है। इसने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो आज तक इस राज्य के राजा और हमारे मुखिया ने भी नहीं किया। इस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो एक राजा भी नहीं कर पाया? इस लड़की के आने से पहले हम सब गांव वाले एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। हमारा और हमारे बच्चों का कोई भविष्य नहीं था, लेकिन इसने हमें जीना सिखाया, जीने के नए नए तरीके सिखाए, और आज हम सब गांव वाले एक होकर तरक्की कर रहे हैं। ये लड़की हमारे बच्चों को शिक्षा दे रही है। ओह, तो यही वजह है आप सबके उससे पैसे ना लेने की। कहीं यही लड़की तो राजकुमारी सुषमा नहीं है? आपने कहा कि जब से ये लड़की इस गांव में आई है, इसका मतलब ये लड़की इस गांव की नहीं है। तो फिर कहाँ की है? हमें क्या पता भैया, ये कहाँ की है, कहाँ से आई है। हम तो बस इतना जानते हैं कि 10 महीने पहले ये यहाँ आई और नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगी। हम जब भी उससे उसके बारे में पूछते हैं तो कहती है समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये लड़की राजकुमारी है या नहीं, मुझे इसका पता लगाना होगा। पिताजी, इतने दिन बीत गए लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। आप कह रहे थे कि राजा आदित्य खुद अपनी बेटी की विवाह का प्रस्ताव लेकर हमारे पास आएंगे, लेकिन वो अब तक नहीं आए। बेटी, बस कुछ दिन और सब्र करो। मैंने एक योजना बनाई है, उसके सफल होते ही तुम्हारा और अभय का विवाह हो जाएगा। पिताजी, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। अगर मेरा विवाह उससे ना हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। ऐसा ना कहो बेटी, तुम्हारा विवाह राजकुमार अभय से मैं करवाऊंगा। अगर राजा आदित्य राजकुमार अभय का विवाह धीरेन्द्र प्रताप की बेटी सुषमा से तय ना करते तो मैं कब का अपनी बेटी का विवाह अभय से करवा चुका होता।
इसीलिए तो मुझे और आपको ऐसी योजना बनानी पड़ी जिससे राजकुमारी सुषमा को 1 वर्ष का वनवास हुआ। अब मैंने एक और योजना बनाई है। अब राजकुमारी सुषमा को मरना होगा। आज तो हमारी शान में 4 चांद लग गए जो आप हमारे राजमहल में पधारे। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं शांतिपुर के राजा रमन जी? मेरी बेटी ज्योति आपके बेटे राजकुमार रमन से बहुत प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। उसी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूं। आपने आने में बहुत देर कर दी रमन जी। अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने बेटे का विवाह रतनगढ़ की राजकुमारी सुषमा से तय कर दिया है। अभी विवाह तय हुआ है, विवाह हुआ नहीं है आदित्य जी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपना वादा तोड़ दूं? मेरा वादा पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगी। आप यहां से जा सकते हैं रमन जी। अभी तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह आपके बेटे से करवा कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्षमा करना बाबा, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा। हाँ बेटी, मुझ गरीब को भला तुम कैसे देखोगी? तुम महलों की राजकुमारी जो ठहरी और मैं गलियों में भीख मांगता एक भिखारी। ऐसी बात नहीं है बाबा, मेरी नजरों में सब लोग एक बराबर है। जब तक तुम मुझ गरीब की तकलीफ और परेशानियां नहीं समझोगी तब तक तुम्हें यह एहसास नहीं होगा कि मुझ जैसे लोग कैसे जीते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी ने तुमसे क्षमा मांग ली ना, अब जाओ यहां से। इतना घमंड ठीक नहीं है राजा। इस राजपाट की वजह से तुम्हें और तुम्हारी बेटी में घमंड है, तो मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देता हूं कि आज के बाद वो वनवासी का जीवन जिएगी और मेरी तरह जीवन भर भीख मांगेगी। मुझे और मेरी बेटी को किसी भी तरह का घमंड नहीं है। कृपया उसे इतना कठोर दंड ना दें, उसे क्षमा कर दें। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उसे कम जरूर कर सकता हूँ। तुम्हारी बेटी को 1 वर्ष तक वन में रहना होगा। अगर इस दौरान तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति उससे मिला तो उसी दिन से अगले 1 वर्ष तक फिर से उसे वन में रहना होगा। और अगर तुम्हारी बेटी 1 वर्ष से पहले वन से लौट कर आती है या कहीं और जाती है तो तुम्हारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। अनेकों अनेक विपदाएं एक साथ तुम्हारे राज्य पर टूट पड़ेंगी। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई जो आपने अपना श्राप कम किया। तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम चारों कहां से आए हो? इससे पहले तुम्हें यहां नहीं देखा। हम सब राजा के सैनिक हैं। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, नहीं तो तुम्हें बंदी बना लूंगा। हम दोनों तो उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे जो कुछ महीने पहले यहाँ आई थी और अभी नदी किनारे रहती है। हो न हो वही लड़की राजकुमारी सुषमा ही होगी। लगता है झाड़िया में कुछ है। शेरू, जाकर देखो तो झाड़िया में कौन है। तुम कौन हो और झाड़िया के पीछे छुपकर क्या कर रहे हो? मैं वीरपुर का राजकुमार अभय हूँ और राजकुमारी सुषमा को ढूंढते हुए यहाँ आ गया हूँ। अच्छा, तो यही है वीरपुर के राजकुमार अभय, जिनसे पिताजी ने मेरा विवाह तय किया था। इनकी बातों से लगता है जैसे इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। तुम्हें क्या लगता है राजकुमारी सुषमा झाड़िया के पीछे छुपी होगी? अरे नहीं, वो तो मैं। क्या हुआ शिखा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी, दादू, चाचू, मौसी और भैया बहुत बीमार हो गए हैं। चलो, जल्दी चलो।
आप सभी ने फिर से वही जहरीले मछली खा ली है ना, जिसे मैंने आप सबको खाने से मना किया था। सूखी लकड़ियां ढूंढते हुए शेरू मुझे तालाब के किनारे ले गया था। वहां सूखी लकड़ियां तो नहीं मिली, लेकिन तालाब में मछलियां मिल गईं, जिन्हें पकड़कर ले आया। शीला ने उन्हें अच्छे से साफ करके पकाया, लेकिन शायद वो अच्छी तरह से पकी नहीं थी, इसलिए उन्हें खाकर हम सभी का पेट दर्द करने लगा। मैंने आप सबको पेट दर्द की दवाई दे दी है। कुछ देर में आप सभी ठीक हो जाओगे, लेकिन अगले बार से ध्यान रखना। अंधेरा होने वाला है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। ठीक है बेटी, रास्ते में उजाला करने के लिए ये मशाल लेती जाओ बेटी। तुमने बताया नहीं कि तुम राजकुमारी सुषमा को क्यों ढूंढ रहे हो? अगर मैंने समय रहते राजकुमारी सुषमा को नहीं ढूंढा तो उनका राज्य तबाह हो जाएगा। मेरे कारण मेरा राज्य मुसीबत में है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं वापस लौट कर जाती हूँ तो भी मेरे राज्य पर मुसीबतें आएंगी, और अगर नहीं जाती तो भी। मैं बड़ी दुविधा में फंस गई। मैंने सुना है तुम यहाँ की नहीं हो, कहीं और से यहाँ आई हो। कहीं तुम ही तो राजकुमारी सुषमा नहीं हो? नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ ये जानने से ज्यादा जरूरी यह है कि राजकुमारी सुषमा कहाँ है। क्या तुम जानती हो वो कहाँ है? हाँ, मैं यह जानती हूँ कि वे कहाँ है, लेकिन वे 2 महीने तक किसी से नहीं मिल सकती। ऐसा क्यों? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब मैं क्या करूं? तुम 2 काम कर सकते हो। या तो मेरे साथ यहीं पर 2 महीनों तक रुको, जिसके बाद मैं तुम्हें राजकुमारी सुषमा से मिलवा दूंगी, या फिर राजमहल वापस जाकर अपने पिताजी को सच्चाई के बारे में बताओ। रात में मैं तुम्हारे साथ ही रुकता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। हमने ये झोपड़ी जला दी है। झोपड़ी के साथ राजकुमारी भी जलकर राख हो जाएगी। मेरी झोपड़ी में आग किसने लगाई? ए लड़की, क्या ये झोपड़ी तेरी है? हाँ हाँ, यह मेरी झोपड़ी है। इसका मतलब तू ही है राजकुमारी सुषमा। इसे उठाकर जलती हुई झोपड़ी में फेंक दो। शेरू, मेरी रक्षा करो। अब जल्दी से बताओ, तुम क्यों मारना चाहते हो? हमें राजा रमन ने आपको मारने के लिए भेजा था, राजकुमारी सुषमा जी। तुमने कैसे पहचाने कि मैं ही राजकुमारी सुषमा हूँ और यह झोपड़ी मेरी है? गांव वालों से पूछताछ करने के बाद हमें शक हो गया था कि ये झोपड़ी आपकी है। हमने सोचा कि आप अंदर सो रही होंगी, इसलिए हमने झोपड़ी में आग लगा दी। भला राजा रमन मुझे क्यों मारना चाहेगा? वो सब हमें नहीं पता। हम तो बस उनके आदेश का पालन कर रहे थे। जी हाँ, मैं अब समझ गया कि राजा रमन आपको क्यों मारना चाहते हैं। भला राजा रमन मुझे क्यों मारना चाहेगा? वो नहीं चाहते कि मेरा और आपका विवाह हो। वो अपनी बेटी का विवाह मुझसे करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने आपको जान से मारने की साजिश रची। मुझे तो ये भी लगता है कि आपको वनवास भेजने में भी उनकी कोई चाल है। उन्होंने अपनी बेटी की विवाह आपसे करवाने के लिए 2 राज्यों के बीच होने वाले युद्ध की भी परवाह नहीं की। अब जब सच्चाई का पता चल चुका है तो अभी जाकर मेरे पिताजी और आपके पिताजी से राजा रमन की चाल के बारे में बताना होगा।
मैं अपने पिताजी के वचन से बंधी हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आप जाइए और दोनों राज्यों के बीच होने वाले जंग से बचाइए। लेकिन आप अकेले यहाँ? मेरे शुभचिंतक यहाँ आ चुके हैं, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। राजा रमन की नीयत में मुझे शुरू से ही खोट नजर आती थी, लेकिन वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। राजा धीरेन्द्र प्रताप के पास जाकर उन्हें रमन की चाल के बारे में बताना होगा। राजा आदित्य अपने बेटे के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हमारे राज्य में आपका स्वागत है, हमारे होने वाले समधी और दामाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी होने वाली बहू के पिता राजा धीरेन्द्र प्रताप। आपके यहाँ अचानक आने का कारण क्या है राजा आदित्य? इसका मतलब मैंने राजा रमन की चाल में फंसकर अपनी बेटी को 1 साल के लिए वनवास पर भेज दिया। इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। इस काम में मैं आपका साथ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आपके खिलाफ भड़काया है। उनकी बातों में आकर मैं आपके राज्य पर आक्रमण करने वाला था। तब तो हम दोनों को मिलकर उन पर आक्रमण करना होगा। तुमने मुझे राजा धीरेन्द्र प्रताप के विरुद्ध भड़काने की कोशिश क्यों की? यह सब मैंने अपनी पुत्री के मोह में आकर किया। वो आपके बेटे राजकुमार अभय से विवाह करना चाहती थी, लेकिन आपने अपने बेटे का विवाह राजा धीरेन्द्र प्रताप की पुत्री सुषमा से तय कर दिया था। किसी भी तरह अपनी पुत्री का विवाह आपके बेटे से करवाने के लिए मैंने षड्यंत्र रचा था। मुझे क्षमा कर दो। तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हें उसके लिए सजा मिलेगी। तुम्हारा राज्य अब मेरे अधीन रहेगा और तुम मेरी काल कोठरी की शोभा बढ़ाओगे। हम दोनों ने मिलकर अपने दुश्मन को उसके किए की सजा दे दी है। अब बस ये विवाह हो जाए तो हम चिंता मुक्त हो जाएं। वनवास के 1 वर्ष पूरे होते ही विवाह भी संपन्न हो जाएगा। बस कुछ दिनों का इंतजार और है। हाँ, और पिताजी आप यहाँ? वनवास के 1 वर्ष पूरे हो गए क्या? हाँ बेटी, तभी तो हम तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन माँ। लेकिन क्या बेटी? ये गांव वाले बहुत पिछड़े हुए हैं, इन्हें सुविधाओं का बहुत अभाव है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैं यहीं रहकर इनकी भलाई के कार्य करना चाहती हूँ। मेरी होने वाली बहू के विचार बहुत अच्छे हैं। मैं तुम्हारे लिए यहीं पर एक राजमहल बनवा दूंगा। विवाह के बाद तुम और अभय यहीं रहना और इन लोगों का ध्यान रखना।